हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकाल के भारत का इतिहास पढ़ेंगे। मध्यकाल के भारत के इतिहास में मुस्लिमों के आक्रमण के बारे में बताया गया कि सबसे पहले कौन से मुस्लिम ने भारत पर आक्रमण किया। एक तरीके से वहीं से हमारा मुस्लिम जो डायनेस्टी कहाँ से बना, कैसे बना, ये जो मुगल एम्पायर है, मुगल डायनेस्टी है, यहीं से निकलती है मिडिवल हिस्ट्री से। तो मिडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या पढ़ेंगे हम, मिडिवल हिस्ट्री। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है। मध्यकालीन भारत इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखो ये दो पार्ट में पहले सीधे डिवाइड है। दो पार्ट में सीधे मतलब पहली बार तो आक्रमण किया, अटैक किया अरब लोगों ने। कौन ने? अरब लोगों ने। अरब का अटैक हुआ पहली बार, अरब का अटैक हुआ। फिर तुर्क लोग आए। फिर कौन आया? तुर्क अटैक हुआ। तुर्क अटैक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तुर्क अटैक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पे आते हैं गजनी, जो होती गजनी डायनेस्टी जिसमें महमूद गजनवी आते हैं। और फिर होता है गौरी में मोहम्मद गौरी। तो ये तीन पार्ट, मेनली दो पार्ट में है। फिर तुर्क अटैक को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अरब के बारे में। अरब सिंध, जिसको अरब सिंध का विजय कहा जाता है। तो अरबों में कौन मुस्लिम पर्सन ने हमारे भारत पर सबसे पहले अटैक किया था। ठीक है, तो अरब का डिस्कस करते हैं। अरब में एक पर्सन था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले अटैक किया। ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ने पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर सबसे पहले अटैक किया। किस सन में? सबसे पहले इसने अटैक किया 712 में। कब? 712 में इसने सिंध प्रांत पर अटैक किया। उस समय सिंध प्रांत के जो राजा थे उनका नाम था दाहिर। राजा क्या नाम था? दाहिर। तो उसको जीत लिया, दाहिर के राज्य को जीत लिया। उसके बाद दूसरी बार में अटैक किया 713 में। किस पर? 713 में इसने अटैक किया मुल्तान पर। किस पर? मुल्तान पर। तो सिंध प्रांत और मुल्तान को जीतने के बाद इसने एक कर लागू किया भारत में, जिसका नाम है जजिया कर। क्या नाम है? जजिया कर। इसको जीतने के बाद इसने एक कर लागू किया जिसका नाम है जजिया कर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिम अटैक किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम अटैक किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। और भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने स्टार्ट किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब थोड़ा सा जजिया कर के बारे में पढ़ लेते हैं। जजिया कर, जिसको हम जजिया टैक्स बोलते हैं। तो देखो जजिया कर में क्या होता था कि जो गैर मुस्लिम लोग होते थे, नॉन मुस्लिम पर्सन, गैर मुस्लिम लोग होते थे, वो टैक्स भरते थे। जैसे गैर मुस्लिम में कौन आता था? जैसे मान लो उस टाइम पीरियड में बुद्ध धर्म, जैन धर्म, क्योंकि आपने अगर वो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो उससे पहले बुद्ध धर्म, जैन धर्म थे ना। तो बुद्ध धर्म, जैन धर्म और जो हिंदू लोग होते थे, हिंदू कास्ट के जितने लोग होते थे वो गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं रहते थे वो गैर मुस्लिम। तो वो लोग क्या भरते थे? जजिया कर भरते थे। जजिया कर को एक तरीके से सुरक्षात्मक टैक्स कहा जाता था, क्योंकि इसमें भी एक रूल था। जजिया कर 5 लोगों को नहीं देना पड़ता था। कितने लोगों को? 5 लोगों को। देखो 5 लोगों कौन थे? 5 लोगों पहले पे आते थे बच्चा लोग। जो बच्चा लोग होते थे वो जजिया टैक्स नहीं फिल करते थे। दूसरे पे आते थे बूढ़े लोग। अब बूढ़े लोग बताओ, ना बच्चा कमाता है ना बूढ़ा कमाता है। अब जो कमाता नहीं हो कैसे फिल करेगा? टैक्स कैसे फिल करेगा? तीसरे पे आते हैं महिलाएं। तीसरे पे कौन आता है? महिलाएं। तब के जमाने में भाई महिलाएं भी नहीं अर्न करती थी, आप तो मानो कमाने लगी। फिर चौथे पे कौन आता है? चौथे पे आते थे विकलांग लोग। कौन? विकलांग लोग। अब जो भाई लूल है, अपंग है, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं, विकलांग है, वो कैसे कमाएंगे? खुद ही खा ले तो बहुत बड़ी बात है, तो दूसरों को टैक्स फिल कैसे करेंगे? इसलिए विकलांगों को भी छूट थी। और 5वें पे आते हैं ब्राह्मण लोग। 5वें पे कौन आता है? ब्राह्मण। देखो तब के जमाने के जो ब्राह्मण थे उस टाइम के ब्राह्मणों का काम था भिक्षा मांगना। ब्राह्मणों का क्या काम था? भिक्षा मांगना। अब जो खुद भीख मांग के खाता है, अपने जीवन को निर्वाह करता, जीवन चलाता है, वो टैक्स क्यों फिल करेगा? मतलब क्या फिल कर? टैक्स फिल कहाँ करेगा? तो इसीलिए जजिया कर 5 लोगों को छूट था। जजिया कर मतलब 5 लोग को लिए एकदम से छूट था कि 5 लोग जजिया कर नहीं देते थे। जो एडल्ट लोग थे, जो पैसा कमाते थे, जो बड़े लोग थे, वो जजिया कर टैक्स फिल करते थे। मानो एक ही एरिया है, अगर एरिया में बूढ़े लोग ना, बच्चे लोग, महिलाएं और विकलांग और ब्राह्मण, अब इनका तो कुल मिला के इतने लोग 60% लोग होंगे कि नहीं होंगे? इतने लोग का जो एरिया होगा 60% लोग होंगे।
बचे 40% में एडल्ट लोग, बड़े लोग जो कमाते हैं। 60% लोग कमाते ही नहीं थे, 40%, तो मतलब 40% लोगों पे जजिया कर लगता था, जो जजिया का टैक्स फिल करते थे। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा और हिस्ट्री पढ़ लेते, जजिया कर के बारे में स्टार्ट की। तो देखो, जजिया कर भारत में लागू करने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब अटैक के अंडर में आता है। तो देखो, उसके बाद आता है, इसके बाद इसी में नहीं बता रहे हैं, इसी स्पेशली जजिया कर के बारे में बता रहे हैं। इसी में आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जब आया तो इसने जजिया कर में जो ब्राह्मणों को छूट मिली थी ना कि ब्राह्मण लोग जजिया कर नहीं देंगे, उनको भी ऐड कर लिया। इसने कहा कि अब ब्राह्मण भी देंगे, मतलब भीख मांगते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, तो जितना बचेगा उसमें से फिर ये टैक्स भी करेंगे। तो ब्राह्मण लोग को जजिया कर में किसने ऐड किया? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद आता है मुगल काल में जो अकबर ने जजिया कर को बंद कर दिया। जजिया कर को क्या किया? अकबर ने बंद कर दिया। उसके बाद अकबर में एक मुगल शासक आता है औरंगजेब। कौन आता है? औरंगजेब। उसने जजिया कर को फिर से स्टार्ट कर दिया। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक शासक आता है, उसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, इसने जजिया कर को एकदम कंप्लीटली बंद कर दिया। कंप्लीटली मतलब एकदम हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कंप्लीटली क्या कहते हैं? एकदम हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो अब यहाँ से जब क्वेश्चन बने, क्वेश्चन फिर दो। सबसे पहले जजिया कर लागू करने वाला शासक मतलब मुस्लिम लोग, कोई भी मान लो, पर्सन मान लो, तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले किसने लागू किया भारत में जजिया कर? सबसे पहले किसने लागू किया? मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों को जजिया कर में किसने ऐड किया? फिरोज शाह तुगलक ने ना। ब्राह्मणों को किसने ऐड किया? फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर को पहले बंद किसने किया? अकबर ने। सबसे पहले बंद किसने किया? अकबर ने। फिर से कौन स्टार्ट किया? औरंगजेब ने। और पूरी तरह से जजिया कर को किसने कंप्लीटली एकदम कौन बंद कर दिया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद रंगीला नाम इसका, ये नाच गाने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो ये हो गया आपका जजिया कर के बारे में। जजिया कर है क्या, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। जो गैर मुस्लिम लोग होते थे, वो मुस्लिम के एरिया में, देखो उस टाइम मुस्लिम का जो था वो बहुत ज्यादा था। यहीं से, इसी में से अभी आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़े, अभी यहीं से आगे निकलेगा आपका मुगल एम्पायर लोग, मुगल डायनेस्टी निकलेगी। तो मुस्लिम लोग का ज्यादा एरिया था। तो मुस्लिम लोग के एरिया में अगर कोई भी नॉन मुस्लिम पर्सन रहना चाहता है, गैर मुस्लिम, तो उसको अपने हिसाब से, मतलब अपने धर्म को अच्छे से करने के लिए या अच्छे से वहां पे रहने के लिए, कमाने खाने के लिए उसको टैक्स फिल करना पड़ता था। इसी का नाम था जजिया टैक्स। इसको क्या बोलते थे? जजिया टैक्स। स्पेशली किसके लिए था? गैर मुस्लिम के लिए। इसमें मुस्लिम लोग नहीं आते थे, गैर मुस्लिम लोग आते थे। तो ये हो गया जजिया का। देखो, भारत पे सबसे पहले कौन आया? किसने आक्रमण किया? अरब ने। अरबों ने आक्रमण किया। अरबों में किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इन लोग का एक शेड्यूल था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो इनका एक शेड्यूल था, आक्रमण करते थे, भारत को लूटते थे और फिर चले जाते थे। जहां से आते थे, स्वदेशी जहां के थे ये, वहीं पे चले जाते थे। अब ये आया, मोहम्मद बिन कासिम ने आया 1712 में, इधर आक्रमण किया और 1713 में मुल्तान को अंडर में लिया, सिंध प्रांत को, मुल्तान को अंदर में लिया। उसके बाद जजिया करके प्रोसेस स्टार्ट किया, उसके बाद ही चला गया। उसके बाद आता है तुर्क अटैक। उसके बाद कौन आता है? तुर्क अटैक। तुर्क अटैक में सबसे पहले आपका है गजनी डायनेस्टी, गजनी वंश, जिसको हम क्या बोलते हैं? गजनी वंश। तो अब हम गजनी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसको किससे यूज करें? हाथ से गंदा हो जाए, कुछ ले आते हैं ना। चलो, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? अब गजनी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इसको बड़े से लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो यहीं से समझ लेंगे, यहीं पे पूरा कवर हो जाएगा। गजनी वंश की एक तरीके से जैसे न्यू डाली होती, किसी चीज की पहले न्यू पड़ती है तो फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो गजनी डायनेस्टी की जो थी, गजनी वंश की न्यू डाली थी अलप्तगीन ने। किसने? अलप्तगीन ने। अलप्तगीन कौन था? अलप्तगीन जो था वो तुर्क प्रदेश का एक सरदार था। उसने अपने कास्ट को, मतलब अपने कास्ट से एक डायनेस्टी चला दी थी, गजनी। इसका कास्ट क्या था? गजनी। तो इसी ने गजनी वंश की न्यू किसने डाली? अलप्तगीन ने। किसने डाली? अलप्तगीन ने। अलप्तगीन का एक दास था। अलप्तगीन नाम भी बड़ा अजीब है। अलप्तगीन का एक दास था, उसका नाम था सुबुक्तदीन। क्या नाम था उसका? सुबुक्तदीन। लिख देता है, सुबुक्तगीन कौन था? इसका दास था। दास मतलब गुलाम। दास कौन था? तो सुबुक्तगीन दास था और इसकी अलप्तगीन की बेटी ने जब इससे शादी कर ली तो ये क्या बन गया? इसका दामाद बन गया। तो गजनी वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? सुबुक्तगीन। पहला शासक कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जब गजनी वंश का शासक बना तो इसने भारत पर अटैक किया। कितने सन में? 986 में। कब? 986 में इसने पहली बार भारत पर अटैक किया। उस समय राजा कौन थे? जयदेव।
कौन थे? जयदेव। जयदेव मतलब गुजरात साइड में जयदेव थे, तो जो गुजरात साइड में इसने अटैक किया तो 986 में, तो इसका जयदेव से मुकाबला हुआ। किससे मुकाबला हुआ? जयदेव से। और जयदेव से जब इसका मुकाबला हुआ तो लड़ाई किया और थोड़ी मात्रा में इसे लूट कर एक बार में चला गया, मतलब ज्यादा नहीं, एक ही बार आक्रमण किया, थोड़ा लूट कर और चला गया। कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। अब हिस्ट्री में ट्विस्ट कहां से आता है इस गजनी वंश में? जब इसका बेटा महमूद गजनवी, इसके बेटे क्या नाम था? महमूद गजनवी। ये बहुत जाना माना नाम है, क्योंकि इसने भारत पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 17 बार आक्रमण किया। खूब मतलब अंदर से लूटा, एकदम ना खखोर के लूट लिया। खखोर मतलब खूब हिला के अंदर से जितना था सब मिला। 17 बार कम नहीं हुआ, 17 बार आक्रमण किया। इसका जो शासन चलता है वो 1001 से 1027 तक, मतलब 1001 से 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। सबसे पहले इसने आक्रमण किया था 1001 में, इन्हीं जिसके अगेंस्ट इनके पिताजी ने किया था, जयदेव के अगेंस्ट। इसी के अगेंस्ट महमूद गजनवी ने 1001 में सबसे पहले किसके अगेंस्ट किया था? जयदेव के अगेंस्ट। ये सुबुक्तगीन कौन था? महमूद गजनवी का बाप था, बाप मतलब पिताजी था। 27 साल के एज में जब महमूद गजनवी गजनी वंश का क्या बना? शासक बना, तो इसने सबसे पहले कहां पे आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण किया। कब? 1001 में। किसी की अगेंस्ट? जयदेव के अगेंस्ट। उसके बाद जो महमूद गजनवी था 17 बार आक्रमण किया, लेकिन इसका सबसे फेमस जो अटैक था, सबसे फेमस अटैक था 1025 का। 1025 का इधर लिखते हैं, इनको मत ले लेना, ये इन्हीं का है। 1025 का सबसे फेमस अटैक है किसका? महमूद गजनवी का। सबसे फेमस अटैक कौन सा है? 1025 का। सबसे फेमस क्यों है? सोमनाथ मंदिर का नाम सुना होगा। सोमनाथ मंदिर पर 1025 में इसने 16वीं मतलब इसका 16th अटैक था। 16th अटैक क्या था? सोमनाथ मंदिर पर, जो सबसे फेमस था। 1025 में इसने 16वीं बार सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया और सोमनाथ मंदिर पर इसने खूब ज्यादा सोना लूट के गया। 20,000 दिनार से ज्यादा इसने कम से कम 20,000 दिनार मतलब सिक्के होते हैं, खूब लूट के लेकर गया। अब जब ये 16वीं बार 1025 में लूट के लेके जा रहा था, अब थोड़ा इंडिया का स्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। लूट के लेके जा रहा था इधर गुजरात साइड में ना सोमनाथ मंदिर, जब लूट के लेके जा रहा था रास्ते में हरियाणा में एक जात पड़ती है जिसको हम बोलते हैं जाट जाति। क्या पड़ती है? जाति रहती है, इसको बोलते थे जाट जाति। जाट से इसका क्या हुआ? मुकाबला हो। मतलब जब ये लूट के लेके जा रहा था इस रास्ते से हरियाणा से होते हुए इधर, तो जाट जात से इसका क्या होता है? सामना होता है। जाट जात वालों ने इसके ऊपर हमला बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोमनाथ मंदिर के पैसे को लूट के जा रहा था। तो महमूद गजनवी इतना तो बुद्धिमान था ही कि उसने कहा, देखो अभी तो हम बहुत बड़ी मात्रा में धन दौलत लूटे हैं आपके देश से भी हम बहुत मात्रा में धन दौलत लूटे हैं, तो अभी हम युद्ध करने के, आपसे लड़ाई झगड़ा करने के मूड में नहीं है। हम लेकिन दोबारा आएंगे, हम फिर से आपसे लड़ने दोबारा आएंगे, तो अभी के लिए जाने दीजिए। तो वहीं पे थोड़ा सा मार पिटाई होता है जाट जात के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ और जाट जात वालों के, जाट जात जो लोग थे उनके साथ बहुत थोड़ा मार पिटाई होता है। उसके बाद महमूद गजनवी चला जाता है। फिर 1027 में 17वीं बार 17th अटैक इंडिया में महमूद गजनवी ने किसके अगेंस्ट किया था? जाट जात के अगेंस्ट। जाट कास्ट के लोग जो इधर जाते समय 16वीं बार अटैक करके जब जा रहा था, जब इनको रास्ते में भिड़े थे, वही जाट जात के अगेंस्ट महमूद गजनवी ने 17वीं बार अटैक किया था 1027 में। लास्ट अटैक ये महमूद गजनवी का क्या था? लास्ट अटैक था। महमूद गजनवी का लास्ट अटैक था किसके अगेंस्ट? जाट जाति के अगेंस्ट था। जात के अगेंस्ट था महमूद गजनवी ने। तो ये हो गया महमूद गजनवी के पास। उसके बाद जब 1027 में इसने अटैक किया, उसके बाद जब ये जा रहा था, मतलब 1030 में इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। डेथ कहाँ हुई इसकी? जहां रहता था गजनी एक प्रदेश है, अफगानिस्तान साइड में पड़ता है। अफगानिस्तान साइड में एक एरिया गजनी, वहीं की ये सब लोग थे। महमूद गजनवी, इसका न्यू किसने लिखी? अलतगीन ने और सुबुक्तगीन ने पहले 986 में आक्रमण किया था जयदेव के टाइम में। फिर पहली बार पहला आक्रमण महमूद गजनवी का 1001 में, किसी के? जयदेव के अगेंस्ट। फिर सबसे फेमस अटैक महमूद गजनवी का कौन सा था? 1025 का सोमनाथ मंदिर टेम्पल का, जो लूट के गया। और लास्ट टाइम का जो अटैक था वो 1027 का था। किसके अगेंस्ट था? जाट जात के अगेंस्ट था। किसके अगेंस्ट था? जाट जात के। देखो मोहम्मद बिन कासिम आया भारत में, लूटा, चला गया। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के साथ आप एक चीज जोड़े रहेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम
पहला मुसलमान है, पहला मुस्लिम है जिसने भारत पर अटैक किया, और दूसरा मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा मुस्लिम पर्सन है जिसने भारत में जजिया कर स्टार्ट किया। जजिया कर भारत में स्टार्ट किसने किया? ये सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया भारत में? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, ये 2 पॉइंट इसके। उसके बाद इसने लूटा, मोहम्मद बिन कासिम भी चला गया। गजनी, जो गजनी डायनेस्टी है, गजनी डायनेस्टी में इनके जो मोहम्मद गजनी के पिताजी का क्या नाम था? सुबुक्तगीन, वो भी आए। वो फर्स्ट टाइम अटैक किए, एक ही बार चले गए। और उनके जो बेटा था महमूद गजनवी, जब 27 साल के एज में वो शासक बना गजनी वंश का, तो उसने 17 बार आक्रमण किया। किस पर? भारत। मतलब निरानिर वो भारत के ऊपर ही, मतलब एकदम से अटैक, मतलब दिमाग सेट करके रखा तो भारत में लूट ही लेंगे। तो 17 बार भारत को अटैक किया, भारत पर अटैक किया, और वो भी चला गया। अब इसके बाद आता है गौरी। इसके बाद कौन आता है? गौरी। ठीक है ना, 2 कंप्लीट हो गया, अरबों का अटैक कंप्लीट हो गया और गजनी का अटैक हो गया। अब तुर्क अटैक का दूसरा पार्ट है गौरी। ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। अब इसको इरेज करते हैं तो फिर वो पढ़ते हैं। तो 2 लोग कंप्लीट हो गए हैं, 2 लोग कंप्लीट हो गए, मतलब 2 लोग के बारे में पढ़ लिए हैं। अब गौरी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, गौरी बहुत कोने में लिखे हैं, तो पहले इनको बीच में लेके आते हैं ना, जैसे समझने में से। इधर को ये दूसरा पार्ट है, तुर्क का कौन सा पार्ट है? ये दूसरा पार्ट है गौरी। जो गौरी है वो गौर वंश का या गौर शासक का एक छोटा सा गौर शासक का था। गौर शासक अफगानी साइड में, जो अफगानिस्तान में पड़ता है गजनी। और गजनी था, गजनी एक क्या है? एक प्रदेश है। गजनी एक क्या एरिया है? एक प्रदेश। जैसे हम लोग क्या होता है गुजरात, राजस्थान, वैसे अफगानिस्तान में गजनी है। तो गजनी से ही महमूद गजनवी आया था, और गजनी का ये भी रहने वाला था। तो गजनी में एक था गौर वंश। कौन था? गौर वंश। ये कहाँ से था? गौर वंश से। गौर वंश से। इसका पूरा नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? मोहम्मद गौरी। जैसे महमूद गजनवी ने भी बहुत बार आक्रमण किया था भारत पर, वैसे इसने बहुत बार आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। तो इसने सबसे पहले ये 1175 में 1705 में ये गोमल दर्रा अभी मैं आपको बता दूंगी कहाँ पड़ता है। गोमल दर्रा देखो, यहाँ जैसे तब के साइड में हमारा, तब भारत पाकिस्तान से बंटवारा नहीं हुआ था ना, तब तो डिवाइड हुआ नहीं था पाकिस्तान और इंडिया। इधर यहाँ पे सिंध, फिर यहाँ पे पाकिस्तान पड़ता है। तो यहीं पे बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करता है। वो बीच में आता है पर्वत, हिंद कुश पर्वत। नाम क्या है उसका? हिंद कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत, जहाँ पे गंधार है, तक्षशिला हिंदू कुश पर्वत के पास है नहीं, पाकिस्तान में। तो हिंदू कुश पर्वत में 2 दर्रे सबसे फेमस है, एक का नाम खैबर दर्रा और एक का नाम गोमल दर्रा। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। तो हिंदू कुश पर्वत का जो खैबर दर्रा था, इधर क्या पड़ता है? इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में गजनी से कौन आया था? महमूद गजनी। और गजनी का ही कहा था? गौर वंश का कौन था? गौरी। तो यहीं से ये आया था। पहले इसने किस पे शासन किया? मुल्तान पे कब्जा किया। फिर इधर कच्छ पे, गुजरात का जो था ना, कच्छ पे कब्जा कर लिया, अधीन कर लिया अपने। तो 1135 में गोमल दर्रा से होते हुए भारत में एंट्री किसने किया? गौरी ने। किसने एंट्री किया? गौरी ने। और मुल्तान को और कच्छ को अपने अंडर में ले लिया। मुल्तान को और कच्छ को अपने अंडर में ले लिया। तो गोमल दर्रा कहाँ पड़ता है? हिंदू कुश पर्वत में। कहाँ पड़ता है? हिंदू कुश पर्वत में। तो 1175 में जब इसने कच्छ में और मुल्तान पे कब्जा कर लिया, और 1175 में इंडिया में एंट्री किया था। फिर 1178 में 1178 में गुजरात के राजा थे जिनका नाम था भीमदेव। क्या नाम था? भीमदेव। गुजरात के ऊपर अटैक किया, और गुजरात के उस समय जो राजा थे उनका नाम था भीमदेव। देखो, इंडिया में तब छोटे छोटे क्या रहते थे? राजा रहते थे। हर एक एरिया में एक एक राजा रहते थे। तो तभी तो हम लोग कहते हैं भारत हमारा पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, इसीलिए तो सब लोग लूटे खाए चल दिए ना, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। तो उसमें गुजरात में कौन था? भीमदेव से 1178 में जब इनका युद्ध हुआ, तो इसने भीमदेव ने इनको हरा दिया। किसको? गौरी को। किसको हरा दिया? गौरी को। गौरी का जो सबसे फेमस बैटल इंडिया में है वो तराइन का बैटल। कौन सा बैटल? तराइन का बैटल 2 बार हुआ। तराइन का बैटल 2 बार हुआ पृथ्वीराज चौहान से। तो तराइन के बैटल के बारे में हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले भारत में आया कब? 1175 में, 1175 में आया। 1175 में कैसे आया? किसके द्वारा आया? गोमल दर्रा के द्वारा। गोमल दर्रे के द्वारा से आया। गोमल दर्रे के द्वारा से आके इसने कहाँ पे शासन किया? कच्छ पर और मुल्तान पर। कच्छ पर और मुल्तान पर शासन कर लिया, मतलब उसको अपने अंडर में ले लिया। फिर 1178 में गुजरात पे आक्रमण किया। गुजरात में उस समय राजा कौन था? भीमदेव। गुजरात में कौन राजा था? भीमदेव, जिससे वो हार गया। उसके बाद देखो, यहाँ पे राजस्थान और मालवा। राजस्थान के तब राजा थे पृथ्वीराज चौहान। राजस्थान के राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। और यहाँ पे थे जयचंद। क्या नाम था उनका? जयचंद।
तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, जब पृथ्वीराज को पता चला कि मोहम्मद गौरी ने इतने पे इतने पे इधर पाकिस्तान पड़ता था, तो पाकिस्तान का मुल्तान, लाहौर, इधर कच्छ, सब पे किसका राज चलता था, तब सब किसके अंडर में आ गया था, गौरी के अंडर में आ गया। किसके अंदर आ गया था, गौरी के अंडर में आ गया था। तो जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि, तो उसके दिमाग में बात आई कि मैं इसको अकेले तो हैंडल कर नहीं पाऊंगा, तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को अपने साथ मिला लिया। किसको, पृथ्वीराज चौहान ने प्लस जयचंद, दोनों लोग मिलकर ने गौरी के अगेंस्ट क्या किया, युद्ध किया। गौरी के अगेंस्ट क्या किया, युद्ध किया, बैटल किया। उसमें ये युद्ध है 1191 में तराइन के मैदान में। कहां पर, तराइन के मैदान में पहला बैटल हुआ, जिसको हम कहते हैं तराइन का फर्स्ट बैटल। तराइन का फर्स्ट बैटल किसके बीच में, पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी मतलब पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में। और किसके बीच में, मोहम्मद गौरी के बीच में। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन था, जयचंद। मालवा के राजा कौन थे, जयचंद, वो थे। तो इसलिए जो तराइन का फर्स्ट बैटल था उसमें जीता कौन, पृथ्वीराज चौहान। कौन विनर हुआ, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का फर्स्ट बैटल में कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान। किसके साथ हुआ था, मोहम्मद गौरी बीएस पृथ्वीराज चौहान। जीता कौन, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन दूसरा बैटल था 1192 में, तराइन का सेकंड बैटल। तराइन का जो सेकंड बैटल था, इसमें जयचंद ने क्या किया, इस गधे ने क्या किया, जयचंद ने, इसने किसका साथ दिया, इनका साथ छोड़कर, पृथ्वीराज चौहान का साथ छोड़कर इसने किसका साथ दे दिया, गौरी का साथ दे दिया। किसका साथ दे दिया, मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया। अब जब मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया, तो जो दूसरा युद्ध हुआ इन्हीं के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में, गौरी के बीच में। अब जब इस नालायक ने इसका साथ दे दिया था, गौरी का साथ दे दिया, तो बेचारा ये हार गया। कौन हार गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया और इसको मोहम्मद गौरी ने बंधक बना लिया। उसके बाद 1194 में अब देखो, इसको जब हरा दिया, इनको घूस पानी देके, और फिर क्या इनको छोड़ेगा, जयचंद को नहीं छोड़ेगा ना। तो 1194 में एक युद्ध है चंदावर बैटल। क्या नाम है उसका, चंदावर बैटल। चंदावर बैटल में पृथ्वीराज चौहान और बीएस किसके बीच में, जयचंद के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद को किसने मार दिया, पृथ्वीराज चौहान तो यहाँ पे हार ही गया था। गौरी के बीच में मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज को तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने तराइन के सेकंड बैटल में हरा के बंधक बना लिया था, मतलब बंधक या आपने कैद खाना में डाल दिया था। तो जो 1194 का चंदावर का बैटल था, उसमें गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें गौरी ने किसको मार दिया, जयचंद को मार दिया। अब ये गुजरात, मालवा, ये इधर मुल्तान, इधर कच्छ, ये सब किसके अंडर में आ गया था, मोहम्मद गौरी के अंडर में। किसके अंडर में आ गया था, मोहम्मद गौरी के अंडर में आ गया था। देखो, जैसे आगे वाले ने सब किया, आगे वाले ने सब मतलब मोहम्मद बिन कासिम, गजनी वंश का जो सुबुक्तदीन तो एक ही बार आया था, महमूद गजनवी, वो भी लूट के, मोहम्मद बिन कासिम भी लूट के चला गया अपने जहां से आया था। गजनी वंश का जो महमूद गजनवी था वो भी लूट के चला गया। मोहम्मद गौरी भी चला ही गया था, लेकिन इसने अपने एक वंश को यहीं पे छोड़ दिया। उसी वंश से निकल के आया है दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश स्टार्ट होता है ना, यहाँ से। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में बताते हैं, ये कैसे वंश छूटा कैसे। गौरी की एक बेटी थी जिसका नाम पता नहीं, मान लो बेटी थी, गौरी की एक बेटी थी, और ये जो गुलाम था कुतुबुद्दीन, किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन गुलाम था गौरी का, मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन का जन्म अफगानिस्तान की किर्गिस्तान में शायद हुआ था। तब ये छोटा था, तभी ने मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया था, तब से ये इसी के पास रहता था। तो कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था, गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसकी बिटिया ने, किसकी बिटिया ने, गौरी की, मोहम्मद गौरी की बिटिया ने किसके साथ शादी कर ली, इसके साथ, कुतुबुद्दीन के साथ शादी कर ली। अब जब कुतुबुद्दीन के साथ गौरी की बिटिया ने शादी कर ली, तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया, भारत का जितना गुजरात पार्ट जीता था ना, उसको किसको दे दिया, दहेज में, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या कर दिया, दहेज में दे दिया, कि तुमने शादी की है, लो आपका ये इतना पार्ट दहेज है, अब तुम लोग यही रहो और शासन करो अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से रहो। तो कुतुबुद्दीन, वहीं से आपका स्टार्ट होता है गुलाम वंश। कौन सा स्टार्ट होता है, गुलाम वंश। अब गुलाम वंश आपका दिल्ली सल्तनत में, आप गुलाम वंश पढ़ोगे। और ये कौन था गुलाम, गुलाम वंश इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन गुलाम था। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए यहीं से स्टार्ट होता है गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट अभी और जो आपने नहीं पढ़ा उसको हम बताते हैं, इसको यही को नहीं बता देते हैं। देखो, जो मोहम्मद गौरी के साथ नहीं आया था,
मोहम्मद गोरी के साथ नहीं, महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भूल गए, वो बता देते। देखो महमूद गजनवी उस समय में, देखो सबको इंटरटेनमेंट पसंद होता है। इंटरटेनमेंट चाहे वो पहले रहा हो चाहे अब रहा हो, वो सबको पसंद होता है। चाहे वो कोई राजा रहा हो, चाहे महाराजा, कोई शासक, कोई कितना बड़ा शासक, कोई कितना बड़ा डकैत रहा हो। मतलब एक माइंड हमारा क्या मांगता है, रिलैक्स मांगता है। माइंड हमारा क्या मांगता है, रिलैक्स मांगता है। और रिलैक्स अक्सर हमें म्यूजिक से, डांस से, ऐसे एंटरटेनमेंट से मिलता है। तो सब लोग, पहले तो मोबाइल रहता नहीं था, तो सब लोग अपने साथ साथ एक क्या कहते हैं उसको, सिंगर रखते थे, जो पोएम बोलता था, पोएट रखते थे, शायरी लिखने वाले रखते थे। तो महमूद गजनवी के साथ बहुत ही फेमस 3 हिस्टोरियन पर्सन आए थे। किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ। ये यहीं पे पार्ट थोड़ा रोक दो, ये महमूद गजनवी का है। महमूद गजनवी के साथ 3 लोग आए थे। कौन लोग आए थे, महमूद गजनवी के साथ 3 लोग आए थे, जिसमें से एक का नाम था उत्बी, क्या नाम था उसका, उत्बी, और अलबरूनी और फिरदौसी। कौन, फिरदौसी। ये सब किसके साथ आए थे, महमूद गजनवी के साथ आए थे। अलबरूनी की पुस्तक है तहकीके हिंद। अलबरूनी की पुस्तक क्या नाम है, तहकीके हिंद। तहकीके हिंद को बोला गया है इंडिया की खोज, भारत की खोज। तहकीके हिंद मतलब भारत की खोज। ये किसकी बुक है, अलबरूनी की। तहकीके हिंद किसकी बुक है, अलबरूनी की। और फिरदौसी की बुक है शाहनामा। फिरदौसी की कौन सी बुक है, शाहनामा। तो ये 3 हिस्टोरियन पर्सन है, इतिहासकार, ये बहुत ही एक साथ से इम्पोर्टेंट है। और महमूद गजनवी के बारे में बताता कौन है, इलियट। इलियट नाम का एक इतिहासकार था, इलियट। इलियट की पुस्तक से ही, इलियट की बुक से ही पता चलता है किसके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में। और थोड़ा बहुत किसके बुक से पता चलता है, अलबरूनी की बुक से, जिसकी बुक का नाम है तहकीक हिंद, भारत का खोज। तो जो महमूद गजनवी के साथ कौन आया था, उत्बी, अलबरूनी और फिरदौसी। ये 3 क्या है, इनको चाहे आप इतिहासकार मान लो, चाहे बुक राइटर मान लो, चाहे मान लो कि इंटरटेनमेंट वाले मान लो। आए किसके साथ थे, महमूद गजनवी के साथ। कब आए थे, भारत आए थे। और इन्होंने इनकी बुक, फिरदौसी की बुक शाहनामा, और इनकी बुक क्या नाम है, अलबरूनी की बुक का नाम है तहकीके हिंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, वहीं से आपका स्टार्ट होगा। हो सकेगा तो बढ़िया से ट्रिक बताएंगे। यहीं से हमारा मिडवल पीरियड स्टार्ट होता है ना। तो इतना इसमें समझ में, अगर आप सोचो कि बाद में लिख लें, तो आई थिंक बाद में तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। उसी समय अगर लिख रहे, थोड़ा लिख रहे होंगे तो शायद समझ में आ गया हो। चलो छोड़ो, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, जो समझ में आया वो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, सब ठीक ही है। और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।